गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण जो चल रहा था नौका विहार और बापू के प्रति, वो प्रकरण पूर्ण हो चुका है। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखा हुआ है। तो पहला जो पद्यांश वो है कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनभंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीप्ति मृदु करतल लहरों पर और कोमल कुंतल गोरे अंगों पर शहर शहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीला अंबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो प्रिय छात्रों, इसमें इसका जो पहला प्रश्न होगा वो यह है कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है पद्यांश, यानी कि पद्यांश की रचना नौका विहार, रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। दूसरा प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। या तो रचनाकार और रचना का नाम लिख दीजिए या फिर संदर्भ लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न होगा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। और जो रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक हुआ है, मैंने आपको वीडियो में भी समझाया है, वो आपको लिखना है। मैं और यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। गोरे अंगों पर शहर शहर लहराता तार तरल सुंदर, यानी गंगा के जल में पड़ी नीले आकाश की परछाई, यानी तारों से जड़े हुए नीले आकाश की परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गंगा के गोरे गोरे अंगों को स्पर्श करना चाहता हो। ये लिखना है कि नीले तारों से जड़े हुए नीले आकाश की परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तो उसमें उठने वाली लहरें ऐसी लगती हैं कि जैसे गंगा के गोरे गोरे अंगों को स्पर्श करना चाहता हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और उसमें उठने वाली लहरें ऐसी लग रही थीं कि मानो उस स्त्री की यानी तपस्विनी बाला की लेटने के कारण रेशमी साड़ी सिकुड़ गई हो। उसमें उठने वाली टेढ़ी मेढ़ी लहरें ऐसी लग रही थीं कि मानो उस तपस्विनी बाला की लेटने के कारण रेशमी साड़ी सिकुड़ गई हो या रेशमी साड़ी में सिकुड़न आ गई हो। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है। उत्तर में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में गंगा में नौका विहार का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसा प्रतीत हो रहा है। उत्तर में लिखोगे आप, गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है कि जैसे तपस्विनी बाला उसी के प्रकाश से प्रकाशित अपने सिर को हथेली पर रखकर लेटी हुई हो। गंगा के जल में पड़ती हुई तारों भरी आकाश की परछाई किस प्रकार प्रतीत हो रही है। उत्तर में लिखना है, गंगा के जल में पड़ती हुई तारों भरी आकाश की परछाई ऐसी लग रही है कि मानो कि जैसे गंगा का तारों से जड़ा हुआ नीले रंग का आंचल लहरा रहा हो। ठीक है। दूसरा, नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर चोर विस्फारित नयनों से निश्चल को जो खोज रहे तारक दल ज्योतित कर नभ का अंत स्थल जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल से ओठ किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती सी जल में कल रुपहरे कचों में हो ओझल लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशिनी तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। इसका भी पहला प्रश्न यही होगा, पद्यांश की रचना रचनाकार का नाम लिखिए अथवा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है रचना नौका विहार, रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। और यदि आप इसका संदर्भ लिखना चाहो तो आप संदर्भ लिखने के लिए आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक नौका विहार से उद्गत हैं, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है।
दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रिय छात्रों, ये रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको पूरा प्रकरण में, ये जो पैराग्राफ है मैं वीडियो में समझा चुका हूँ, ये आपको वीडियो में समझ करके स्वयं करना है। तीसरा प्रश्न, गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश क्यों हिल उठता है? उत्तर में लिखना है, गंगा में प्रतिबिंब सारा आकाश इस प्रकार हिल उठता है कि मानो कि जैसे तारे आँखों को फाड़ फाड़ करके उसके अंदर के भाग को प्रकाशित करके उसमें से कुछ खोज रहे हों। प्रस्तुत पद्यांश में किसके मनमोहक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? उत्तर में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में गंगा के तट का सौंदर्य का चित्रण किया गया है। गंगा में प्रतिबिंबित रश्मि का चंद्र अपने किस रूप में दिखाई दे रहा है? उत्तर में लिखना है आपको कि गंगा में प्रतिबिंब दशमी का चंद्र अपने तिरछे मुख को किए हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लिखना है कि गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्रमा अपने टेढ़े मुख को करे हुए दिखाई दे रहा है। ये 2 पैराग्राफ आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकरण के जो अन्य पैराग्राफ बचे हैं उनको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।